तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि अष्टांग हृदय के सारे चैप्टर, सबसे पहला श्लोक यही होता है। जिस ऋषि ने इस चैप्टर को लिखा है उसके सम्मान के लिए हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। अथा तो दोषादि विद्वानियम अध्यायम व्याख्यास्याम इतिहास माहुर आत्रेय यादयो मर्षयः। इसका अर्थ यह कि अब इसके आगे हम दोषादि विद्वानियम अध्याय की व्याख्या करेंगे, जिसकी रचना आत्रेय और आदि महर्षियों द्वारा किया गया है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर का पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। दोष धातु मलामूलम सदा देहस्य तमचलः उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तन ही। तो इस श्लोक में बताया ये गया है कि जो हमारे शरीर के जो रूट्स हैं, मूल हैं, जिसमें हमारे आते हैं दोष, धातु और मल। सर हम सबको पता है कि 3 दोष हैं, 7 धातु हैं, और हमारे मल पुरीश मूत्र स्वेद नेत्र कर्ण नासिका से आने वाले स्राव, जो कि हमारे ईयर वैक्स आ जाएंगे, हमारे नेजल इजैकुलेशंस होते हैं, और मानसिक दोषों में जैसे रज और तम होते हैं। और सत्व को हम दोष में इसलिए नहीं कंसिडर करें कि वो सम्यक अवस्था होती है। और इसके बाद आगे के 2-3 श्लोकों में इन्होंने बताया है कि जो दोष होते हैं हमारे शरीर के, हमारे शारीरिक दोष, जिसमें कि खाली वात पित्त और कफ, उसके प्राकृतिक प्राकृतिक कार्य बताए गए हैं। तो उसके बाद ये तम चलह उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रहर्तन ही सम्यक गत्ता च धातु नाम अक्षाणाम पाटवेन च। यहाँ तक जो है वो हमारे वात की कार्य बताए गए हैं, जिसका मुख्य गुण चल है। इसके प्राकृत रहने पर हमारे बॉडी में उत्साह रहता है, जिसे हम कह सकते हैं कि हम हमेशा एक्साइटेड फील करते हैं। उच्छ्वास निश्वास एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन के लिए भी यही हेल्प करता है। हमारे बॉडी की हर एक चेष्टा, मतलब हम किसी भी चीज को करने की कोशिश, मूवमेंट की कोशिश, उसे हम चेष्टा कहते हैं। वेग प्रवर्तन, यानी कि हमारा प्रवर्तन अनुवर्तन होता है वेगों का, जैसे हमारे मूत्र वेग पुरुष वेग, ये सारे वेग, इन सभी प्रकार के वेगों को वाद द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं अनुगृहात विकृतः। अगर शरीर से हाँ, हमारे जब ये वात विकृत होता है तो ये सारे के सारे जो सिम्टम, तो सॉरी, ये सारे कार्य विकृति की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं पित्तम पक्ति दर्शन ही। जो पित्त होता है वो हमारे डाइजेशन, पक्ति में हम डाइजेशन को कंसिडर करेंगे। पित्त हमारे डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, और जो वो हमारे ऊष्मा का अर्थ है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और दर्शन ही, जैसा कि हम जाते हैं कि सभी पंच महाभूतों के गुणों के अनुसार रस रक्त बोल रहा हूँ, रूप रस गंध। तो जो तेज महाभूत का गुण है वो रूप का है। तो पित्त का पर्यायी नाम भी तेज है। तो उसमें दर्शन, इस वर्ड को हम कंसिडर कर सकते हैं कि उससे हमें दिखाई देता है। और इसके और भी लक्षण बताए गए हैं। शुत्रिट रुचि प्रभा मेधा धी शौर्य तनु मार्दवई ही। तो इसमें शुद्ध मतलब होता है भूख, त्रिट मतलब होता है प्यास लगना, रुचि मतलब किसी भी चीज में इंटरेस्ट आना, मेरा मतलब हमारी इंटेलिजेंस ज्ञान, और धी मतलब ज्ञान बुद्धि हमारी। इसमें इसमें हम डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को हम मोस्टली प्रीफर करते हैं। शौर्य मतलब ये काफी करेजियस होते हैं। तनु मतलब ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, और मार्दव ही मतलब मृदुता उत्पन्न होती है पित्त के कारण। अब हम आते हैं कफ दोष की तरफ। इसका श्लोक है श्लेष्मा स्थिरत्व स्निग्धत्व संधि बंध क्षमाधि भी। कफ की प्राकृत कार्य जो है, शरीर में स्थिरता लाना, स्निग्धता लाना, संधियों को बांध कर रखना, और हमें सहनशील बनाना है। जैसा कि हमने कफ प्रकृति के लक्षणों में पढ़ा हुआ है, ये लोग काफी सहनशील होते हैं, इनको जल्दी गुस्सा भी नहीं आता। तो ये सारे हमारे दोषों के प्राकृतिक कार्य थे। ये सबको समझे? किसी को रिपीटेशन चाहिए? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चौथा श्लोक है जिसमें धातु के प्राकृतिक कार्यों के बारे में बताया गया है। प्रीरणम जीवनम लेप स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादस्य धातु नाम श्रेष्ठम कर्म क्रमात् स्मृतम। तो इस श्लोक को तो हमने क्रिया में भी पढ़ा है, अब यहाँ भी देख लेते हैं। और इसके आखिरी लाइन में जो वर्ड लिखा हुआ है श्रेष्ठम कर्म क्रमात् स्मृतम, इसका अर्थ है कि जो धातुओं के श्रेष्ठ क्रम है, श्रेष्ठ कार्य हैं, उसके अनुसार उन्हें क्रम से लिखा गया है। तो हमें धातुओं के क्रम भी पता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो जो पहला प्रीणम शब्द है ये रस धातु के लिए दिया गया है। प्रीणम का अर्थ हम अपने अंदर की प्रसन्नता को ले सकते हैं, नरिशमेंट, नरिशमेंट तो नहीं, प्रीणम मतलब हमारे तर्पण होना, हम संतुष्टि, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। फिर जीवनम, जीवन प्रदान करने वाला रक्त धातु, बिना रक्त के फ्लो के तो हम सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे।
और तीसरा लेपन करना, यानी किसी चीज के ऊपर, किसी चीज को ऊपर से कवर करना। तो ये मांस धातु का कार्य है। मांस धातु हमारे बॉडी को पूरी तरह से कवरिंग प्रोवाइड करती है। और स्नेहन, मेद धातु। मेद तो हमें पता ही है, अगर हमने टीवी में भी ऑलमोस्ट कई बार देखा है, जब हम मेद यानी चर्बी को थोड़ा आग के ऊपर रखेंगे तो उसमें से ऑयल निकलता है। इसलिए हम स्नेहन विधि जो होती है उसमें हम मेद भी यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं हम धारण पुण्य। तो धारण जो शब्द है ये हमारे अस्थि धातु के लिए, जो कि हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क का कार्य करता है। और उसके बाद पूरण करना। धारण यानी अस्थि धातु का जो पूरण है, कई कई अस्थियां हमारी खोखली होती है जिनके बीच में बोन में स्पेस होता है, उसको पूरण का कार्य करता है मज्जा धातु, जिसे हम बोन मैरो भी कहते हैं अपने मॉडर्न टर्म्स में। तो अस्थियों को भरने का कार्य बताया गया है। उसके बाद गर्भोत्पादश्च धातु नाम, जो हमारा शुक्र धातु होता है, इसमें हम मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स को कंसीडर करेंगे। इनका काम होता है गर्भ उत्पादन करना। इसको हम लोग ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं कि शरीर में जो भी सेल डिविजन हो रही है ना, जितने भी डिवाइडिंग सेल या फिर नए डेवलपमेंट के लिए सेल्स हैं, वो सारे के सारे शुक्र में हम कंसीडर करेंगे, नॉट ओनली गैमेट्स। ठीक है। तो इसके बाद यही लाइन का मतलब तो मैंने बता ही दिया था। श्रेष्ठ कर्मम क्रमास्मृतम, इन सबका जो सबसे बेस्ट वर्क है क्रम के अनुसार लिखा गया है। स्मृतम यानी कि आत्रेय आदि महर्षियों ने इसको स्मरण किया। ठीक है। धातु एवं कार्य क्लियर है सबके? कोई रिपीटिशन नहीं चाहिए ना? यस। क्लियर। अवष्टंभ पुरीशस्य मूत्रस्य क्लेद वाहनम स्वेदस्य क्लेद विधृति ही। तो जो पुरीश का कार्य, यहाँ पे हमें मलों के कार्य में बताया गया है। पुरीश का कार्य है हमारा जो मल सॉलिड वेस्ट है उसे धारण करना। मूत्र का कार्य है, जो कि हमने अभी अभी कुछ दिन, एक ही दो दिन हुआ है, मैम ने हमें पढ़ाया, मूत्र क्लेद विधृति। क्लेद यानी हमारा जो भी लिक्विड वेस्ट होता है उसे हम क्लेद के अंदर कंसिडर करते हैं। और तीसरा जो आता है स्वेदस्य क्लेद विधृति। विधृति मतलब किसी भी चीज को डिवाइड छोटे करना। तो जो हमारा लिक्विड वेस्ट है उसको एकदम स्मॉल अमाउंट में, माइन्यूट अमाउंट में हमारा स्वेद भी निकालते हैं। स्वेद का अर्थात हम स्वेट को ले सकते हैं, पसीना। उसके बाद हमारा सीधे सीधे वृद्धि क्षय लक्षणों पे आ गए हम। तो ये जितना अभी हमने पढ़ा ये सारे के सारे प्राकृत कार्य थे। मतलब अगर सम्यक स्थिति में हमारे सारी धातुएं रहेंगी, धातु दोष और मल, तो ये इस तरह के फंक्शंस करेंगे। अब इनकी वृद्धि या क्षय हो गया तो क्या होगा, इसके बाद आगे ये बताया गया है छठे श्लोक से, छठे नहीं, इस पर पांचवें श्लोक से। वृद्धस्तु कुरुते अनिलः कार्शकार्ष्ण उष्ण कामत्वं कंपानाः शकृद्ग्रहान् बलनिन्द्रिय भ्रंश प्रलाप ब्रह्मधीनताः। इसको हमने वाद दोष में भी पढ़ चुके हैं, हम एक बार और रिपीट करते हैं इस चीज को। इसमें हमारे वृद्ध वाद दोष के लक्षण को बताया गया है। सबसे पहला शब्द है कार्श, कृशता यानी दुर्बलता, लीन एंड थिन बॉडी हो जाती है जब हमारे वाद दोष का वृद्धि होता है। फिर दूसरा वर्ड है कार्ष्ण्य। कार्ष्ण्य यानी कृष्णता, कृष्ण यानी कालापन, हमारे बॉडी में डिस्कलरेशन आता है। और मैम ने जैसा हमें बताया था, ये एक देशीय भी हो सकता है और सार्वदैहिक भी हो सकता है, या हमारे बॉडी किसी एक स्पॉट पे भी हो सकता है, या फिर हमारे कंप्लीट बॉडी में भी ये हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है उस पर। तीसरा ऑप्शन ऑप्शन बोला सॉरी तीसरा फंक्शन उष्णता। हमारे बॉडी को उष्णता की इच्छा होती है, क्योंकि हमने वात के गुणों में पढ़ा है ये शीतलता इसका गुण है। अगर ये इसकी वृद्धि होगी तो हमारे बॉडी में शीत गुण बढ़ जाएगा, जिसको कम करने के लिए हमें उष्ण उष्ण गुण की कामना या फिर इच्छा होगी। तीसरा कंपन। हमने काफी ज्यादा अपने काफी बूढ़े लोगों हाथ हमेशा ऐसे ऐसे कांपते रहते हैं या फिर उनकी बॉडी हमेशा कांपती रहती है। तो हमने जैसा पढ़ा है कि हमारे एल्डर एज में, हमारे वृद्धावस्था में वात दोष बढ़ जाता है। तो ये उसका ही कार्य है, कंपन करना। तो उसके आगे कार्य अनाह। जैसे ही हमें अनाह मतलब वात वृद्धि अगर हुई तो हमारे पेट में गैसियस डिस्टेंशन हो जाता है, जिसे अनाह कहते हैं। इसको उन लोगों ने फील किया होगा अगर किसी ने खाना खाना, मतलब मोस्ट ऑफ लोगों तो फील किया ही होगा, क्योंकि सब लोग नीट के टाइम पे रात को तो ऑलमोस्ट जागे ही हैं। और अगर ओवर ईटिंग कभी भी हुई है तो रात को हमने जागे तो गैसियस डिस्टेंशन होना बहुत कॉमन सी बात है, ऑलमोस्ट काफी लोगों को होता है। और उसके बाद शकृत ग्रहण। शकृत मतलब होता है हमारा सॉलिड वेस्ट, यानी कि पुरुष। ग्रहण मतलब एक जगह संचित हो जाना, इकट्ठा होना। तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ये संचित हो जाता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन की स्थिति को दर्शाता है। उसके बाद की लाइन में लिखा है बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रमदीनता। बल और निद्रा और इंद्रियां, इंद्रिया यानी हमारे सेंसेशन, इनमें हमारी शक्ति नष्ट हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी में बल ही नहीं है, हमें नींद नहीं आती,
फिर कुछ सेंसेस हमारे काम नहीं, कोई चीज ठीक से दिखाई ना देना, सुनाई ना देना, टच का सेंसेशन ना होना, तो इस प्रकार के लक्षण आते हैं। और फिर आता है प्रलाप, जैसा कि हमने वात प्रकृति के पुरुष के लक्षणों में देखा था, बहु प्रलाप। तो ये लोग बिना मतलब के बोलते हैं, इरेलीवेंट बातें बोलना शुरू कर देते हैं। तो एक बार बात वृद्धि हुई तो प्रलाप भी करते हैं ये लोग। भ्रम, भ्रम यानी जैसे हम, जब कोई इंसान रेगिस्तान में खो जाता है, तो जब चलते चलते उसके बॉडी में सारी चीजें, मतलब स्निग्धता की कमी होती है, गर्मी के कारण उसके बॉडी की रुक्षता बढ़ जाती है, जिसके कारण उसके शरीर का वात दोष बढ़ जाता है, तो उसे क्या मिराज दिखाई देता है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल हम सबको ऑलमोस्ट पता है। तो उसे भ्रम होने लगता है, जिसे हम भ्रम कहते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद जब एक इंसान लीन थीन इतने सारे सिम्टम्स के साथ हमें दिखेगा, तो वो हमेशा हमें, हम उसको दया की दृष्टि से ही देखेंगे, तो दीनता आ जाती है। समझा, ये वात के लक्षण थे। अब हम पित्त के ऊपर आते हैं। पित्त विण मूत्र नेत्र त्वक क्षुत्रिट दाह अल्प निद्रता पित्तम। तो वृद्ध वृद्ध पित्त के लक्षण होते हैं। पित्त अगर अपनी मात्रा से बढ़ गया, तो ये हमारे विट मूत्र को बढ़ा देता है। और ऊपर से विट मूत्र नेत्र और त्वचा, इनमें पीलापन आ जाता है। विट यानी कि मल, मूत्र तो हमें पता ही है हमारा लिक्विड वेस्ट, और आंखें और त्वचा, इसको हम ऑलमोस्ट पीलिया से एक बार रिलेट कर सकते हैं, बट नॉट एट ऑल, थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। हमें हमारी बॉडी में पीलापन आता है इन इन जगहों पे। उसके बाद जैसा कि हमने पढ़ा है कि ये लोग, इनकी तीक्ष्ण अग्नि होती है, तो इन्हें भूख प्यास लगना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। शुद्ध और त्रिट, इन दो वर्ड्स का मतलब भूख और प्यास में हम कंसिडर कर लेंगे। और फिर जबकि पित्त का पर्यायी नाम अग्नि भी है, पित्त अगर बढ़ गया तो हमें दाह जैसे लक्षण दिखे। दाह यानी कि हमें जलन होगी हमारे पेट में। इसको हम एसिडिटी से कंसिडर कर सकते हैं, बट ऑलमोस्ट हाँ, जलन जैसे लक्षण दिखाई देंगे, जैसे बर्निंग चेस्ट हो गया। तो ये सब बढ़े हुए पित्त के लक्षण होते हैं। ऑलमोस्ट हम अगर दोपहर में अधिक खाना खा लें, तो ये लक्षण हमें दिखने को मिलता है, क्योंकि हमने डे नाइट साइकिल के अनुसार देखा था कि दोपहर में पित्त का प्रकोप होता है हमारे, और पित्त दोष अधिक प्राबल्य होता है। और इसके बाद इसकी भी लक्षण में, जो कि सेम लक्षण है कि वात दोष में भी सेम लक्षण, क्या हुआ आंटी? हाँ, तो हमने देखा कि वात और पित्त दोनों के लक्षण में एक चीज कॉमन है, कि दोनों के लक्षणों में निद्रा का नाश हो जाता है। तो यहाँ तक हमने वात और पित्त का देख लिया। अब हम आते हैं कफ के ऊपर। श्लेष्मा अग्नि सदन प्रसेकालस्य गौरवम श्वेत शैत्य श्लथांगत्वम श्वासका सति निद्रता। यदि कफ अगर अपनी मात्रा से बढ़ गया, तो अग्नि सा, जैसा कि हम जानते हैं कफ दोष के कारण हमारी अग्नि मंद हो जाती है, तो ये मंदाग्नि की तरफ जाएगा। और मंदाग्नि से तो हम ये जानते हैं, मंदाग्नि रोगा सर्वे अभी मंद अग्नि। तो मंद अग्नि हमारे सारे रोगों का कारण बनेगी आगे चल के। उसके बाद आता है प्रसेक, हमारे मुंह से लार का स्राव बढ़ जाएगा, यानी कि हमें एक्सेसिव सलाइवेशन होगा बिना मतलब का। उसके बाद आता है आलस्य। ये सारे के सारे लोग आलसी होते हैं, कफ वाले। तो कफ की अगर वृद्धि हुई दोष की, तो हमें हमारे अंदर भी आलस का गुण बढ़ेगा, जिसके लिए हमारे दोषों के ऊपर में बताया गया है, निसुखत्वम सुखाय चाहिए, जितना ज्यादा कष्ट और पीड़ा दी जाए, मेहनत करवाई जाए, ये लोग उतने सही रहेंगे। यानी कि कफ दोष उतना ज्यादा हमारा मेंटेन रहेगा। और एक बार हमारा कफ दोष में प्रबलता आई, तो ये हमारे शरीर में गुरुता भी लाएगा, भारीपन। उसके बाद जैसे ये बढ़ेगा, तो हमारी ये स्किन का डिस्कलरेशन भी करेगा, वाइट कलर कर देगा ये हमारे स्किन का, जिसको श्वेत वर्ण का बताया गया है। और ये हमारे बॉडी में शीतलता प्रदान करेगा। उसके बाद श्लथांगत्वम, श्लथांग यानी हमारे बॉडी अंगों को शिथिल कर देगा। शिथिल यानी पतलापन ला देता है। और जॉइंट्स की बात करें हम, तो जॉइंट्स में हमें ढीलापन आता है, टाइट जॉइंट्स नहीं बन पाती। उसके बाद आता है श्वास काश अति निद्रता। श्वास यानी एजमा, अस्थमा और डिस्निया जैसी लक्षण हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। और काश यानी खांसी आना, क्योंकि कफ बढ़ जाता है। हम जानते हैं अगर हमारे चेस्ट रीजन में कफ जब बढ़ जाता है, तो हमें कफिंग का एक्शन होता है। और ये कॉमन सी लक्षण है, काफी बार बारिश में हमें देखने को मिल जाता है। तो तीनों दोषों के वृद्धि के लक्षण सबको समझे ना? कंटिन्यू करूँ आगे? कोई डाउट नहीं है श्लेष्मा। ना? श्लेष्मा, श्लेष्मा ये वर्ड
कफ को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया है वहां पे। श्लेष्मा इस पर्याय मतलब ऑफ। म्यूकस ले सकते हैं ना, म्यूकस। अगर हम इसे रिलेट ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि ये कफ का जो गुण है स्निग्धता, हमने इसके श्लोक में पढ़ा है स्निग्ध लक्षण। इसलिए श्लेष्मा हमारे बॉडी में जो म्यूकस होता है सिर्फ वही एकदम स्लाइमी होता है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं। बट ये इसका पर्यायी नाम है, आप बोल सकते हो इसको। ओके। और कोई डाउट नहीं है किसी को? तो हम अब धातुओं के वृद्धि के लक्षण की ओर चलते हैं। सबसे पहले रसो अपि श्लेष्मवत। रस धातु अगर बढ़ा तो उसके सारे के सारे लक्षण कफ की वृद्धि के समान होंगे। ठीक है, ऐसा हमें एग्जाम में नहीं लिखना। अगर एक बार कफ का लिख दिया है उसके बाद ही लिखेंगे, नहीं तो अगर ये शॉर्ट में पूछा तो इसके ही लक्षण लिखेंगे, कफ वाले सारे के पूरा श्लोक लिखेंगे हम लोग। उसके बाद हम आते हैं रक्त के ऊपर। रक्तम विसर्प प्लीह विदधीन कुष्ठ वाताश्र पित्ताश्र गुल्मकोश कामला व्यंग अग्निनाश सम्मोह रक्त त्वक नेत्र मूत्रता। तो रक्त के लक्षण हम देख लेते हैं। सबसे पहले विसर्प। ये विसर्प यानी हमारे स्किन को लेके जो भी रोग होते हैं उनमें विसर्प आता है। विसर्प हमारे स्किन के रोगों को कहते हैं। उसके बाद प्लीहा वृद्धि यानी कि स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन का डिफॉर्मेशन हो जाना या फिर उसमें उसके बहुत साइज में इंक्रीज आ जाना, उससे हम कहेंगे प्लीहा वृद्धि, स्प्लीनोमेगाली। और विदृधि यानी कि एब्सेस, जो हमें फोड़ियां होती हैं उसको हम विदृधि में कंसीडर कर सकते हैं। ये मोस्टली हमारे इंग्वाइनल नोड्स के पास अक्सर हो जाती हैं और अक्सर देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम सेकेंड लाइन में आते हैं कुष्ठ। कुष्ठ को मतलब हम ऐसा लेप्रेसी सिर्फ कंसिडर नहीं करेंगे, जितने भी स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उन सबको हम कुष्ठ के अंतर्गत ले लेंगे। उसके बाद वाताश्र। वाताश्र यानी रक्त वात वात रक्त सॉरी वात रक्त वाली डिसीज, जिसमें गाउट अर्थाइटिस को हम लोग वात रक्त कहते हैं। उसके बाद रक्त पित्त। इसके बारे में एक सेकंड, रक्त पित्त का वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ओके हाँ, तो रक्त पित्त जो था वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर था। उसके बाद हम आ जाते हैं गुल्म के ऊपर। गुल्म जो था वो ट्यूमर को कहा जाता है। अगर रक्त बढ़ा तो वो ट्यूमर भी कॉज कर सकता है। उसके बाद आता है उपकुश। हमारे दांतों से डेंटल रिलेटेड जो रोग होंगे वो उपकुश में आएंगे। फिर कामला यानी कि बढ़ा हुआ जो रक्त होगा वो जॉन्डिस फॉर्म करेगा। ये तो इसकी साइकिल हमें ऑलमोस्ट पता ही है। अगर ज्यादा रक्त बढ़ गया तो वो स्प्लीन में ज्यादा डिवाइड करेगा, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन फॉर्मेशन, जिसकी वजह से हमें आगे चल के जॉन्डिस फॉर्मेशन होता है। उसके बाद था व्यंग अग्निनाश सम्मोह रक्त त्वक नेत्र मूत्रता। व्यंग यानी कि मोल्स होते हैं, जो कि हमने पित्त के नॉर्मल पित्त प्रकृति के श्लोक में देखा था। उसके बाद अग्निनाश, जठराग्नि का नष्ट कर हो जाना। अगर अधिक रक्त की वृद्धि हो गई तो जठराग्नि हमारी नष्ट हो जाएगी। यानी कि हम इसको विकृत बोल सकते हैं। नष्ट यानी वो खत्म तो नहीं हो जाएगी, बट वो विकृति का पार्ट बन जाएगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। सम्मोहन मानी कि मूर्छा, अनकॉन्शियसनेस। सम्मोहन को मतलब हम इंग्लिश में हिप्नोटिज्म भी बोलते हैं, लेकिन हिप्नोटाइज मतलब हम उसी टाइप में हो जाते हैं, अनकॉन्शियस एकदम, अपने बारे में कुछ नहीं पता, हमें कोई और ही कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद त्वक नेत्र मूत्रता। त्वचा, नेत्र और मूत्र, इन सब में हमें रेडिशनेस दिखाई देता है, ये कि रक्त वर्ण के हो जाते हैं। उसके बाद आता है मांस धातु। मांसम गंडार्बुद ग्रंथि गंडोर उदर वृद्धिता कंठादि कंठादिश्वम अधिमांसम च। तो वृद्ध मांस के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले गंड यानी कि गलगंड, गोइटर, हमारे नेक रीजन का बहुत ज्यादा बड़ा हो जाना। फिर गंड अर्बुद, इसी को हम कहेंगे अर्बुद, यानी कि जब जब हमें कोई भी अर्बुद नाम का वर्ड सुनाई देगा इसका अर्थ होता है ट्यूमर। तो गलगंड में भी हम ट्यूमर जैसा ही फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद उरु यानी कि हमारा थाई रीजन। उदर यानी कि हमारे पेट का रीजन। इन सब में जब, और कंठ आदि, हमारे कंठ के रीजन में, इन सब जगहों पे मांस का अधिक संचय हो जाता है, जिसके कारण हमें ये स्थान फूले हुए दिखाई देते हैं। तो इससे हमें ये वृद्ध मांस के लक्षणों में आता है। उसके बाद हम वृद्ध मेद यानी कि फैट के लक्षण देखते हैं। अगर हमारे शरीर में मेद बढ़ गया तो क्या लक्षण होंगे?
तद्वन मेदस्त तथा श्रमम अल्पे अपि चेष्टिते श्वासम स्फिक्स्थन उदर लंबनम। अगर हमारे शरीर में मेद धातु बढ़ गया तो ये पहले तो मांस के समान जितने भी रोग थे वो सारे फॉर्म करेगा। उसके बाद इसके और भी अपने स्पेसिफिक लक्षण भी है। हमें कम मेहनत में ही हम थक जाएंगे, परिश्रम परिश्रम के बिना हमें थकान हो जाएगी। अल्पे अपि चेष्टिते, फिर अगला वर्ड श्वासम, श्वास से मतलब हमारे सांस से रिलेटेड जो भी रोग होंगे जैसे डिस्पनिया, अस्थमा, ये सब फॉर्म करेगा ये। फिर स्फिक स्तन उदर लंबनम, यानी स्फिक यानी कि हमारा जो कमर का रीजन होता है, हमारा वेस्ट रीजन। स्तन यानी कि हमारा ब्रेस्ट का रीजन। और उदर यानी कि पेट का रीजन हमारा। इन तीनों रीजन्स में एक्सेसिव फैट जमा होने की वजह से ये लटकने लगते हैं, जिसे हम लंबनम कहते हैं। काफी फैटी लोगों में ये आजकल तो बहुत कॉमन चीज हो गई है ओबेसिटी, तो वी कैन से इजीली। उसके बाद हम बढ़े हुए अस्थि धातु के लक्षण देते हैं। अस्थि 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 अधि अस्थि अधिदंताश्च, यानी कि अगर एक बार अस्थि धातु की वृद्धि हो गई तो इसमें अस्थि के नीचे अस्थि फॉर्म हो जाती है, फिर दांत के नीचे दांत फॉर्म हो जाते हैं, जिसे हम एक बोल सकते हैं। और ये कॉमन काफी बार हमें देखने को मिल जाता है। तो ये अस्थि धातु की वृद्धि होने की वजह से होता है। अब हम आते हैं मज्जा धातु पे। अगर मज्जा धातु की वृद्धि हो गई तो क्या होगा? मज्जा नेत्रांग गौरवम परवसु स्थूल मूलानि कुर्यात कृच्र कृच्छ्राणि रुंशी च। अगर हमारा मज्जा धातु की वृद्धि हो गई तो नेत्र और अंगों, हमारी आंखों में और हमारे बॉडी में, हमें एज अ कंप्लीट बॉडी हमें हैवीनेस फील होता है। स्पेसिफिक हमें आईज में फील होगा, इसमें दिया गया है। उसके बाद हमारे पर्व पर्वस्तु स्थूल मूलानी, हमें नोड्स में और संधियों के मूल में यानी कि रूट्स में हमारे नोड्स के पास स्थूलता यानी कि हैवीनेस महसूस होगी। कुर्यात कृच्छ्राण्य रुंशी च, और कष्ट साध्य फुंसियों की उत्पत्ति होगी। यानी कि मैं जैसे आपको बताया जो नोड्स के यहाँ पे अगर हैवीनेस सॉरी स्थूलता आई, तो अगर नोड्स हमारे बढ़ गए और नोड्स के पास फिर फोड़ियां बन जाती है, जो कि असाध्य फुंसियां मतलब काफी तकलीफ दे फुंसियां उत्पन्न होती है, जो कि फोड़े का रूप लेती हैं। अक्सर हम उसे बाल तोड़ भी समझ लेते हैं, बट ऑलमोस्ट यही होता है वो मज्जा वृद्धि के लक्षण। उसके बाद हम आते हैं अब शुक्र धातु की वृद्धि पर। अति स्त्री कामताम वृद्धम शुक्रम शुक्राश्मरी। ये इसका श्लोक था, अब इसका मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। अगर हमारे बॉडी में शुक्र धातु की वृद्धि हो गई तो इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। जो भी जिसके अंदर भी ये वृद्धि हुई है उसे अपने ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति में अत्यंत इच्छा होगी, जिसे हम कामुकता भी कहते हैं। और इसके अंदर शुक्राश्मरी यानी कि टोन जैसे लक्षण भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमारे धातुओं के वृद्धि लक्षण खत्म हो गए। किसी को डाउट है कोई? शुक्राश्मरी के क्या मीनिंग बताया तुमने? शुक्र मतलब तो हमारे गैमेट्स होते हैं, अश्मरी मतलब तो हमारा स्टोन होता है। तो यानी जो भी हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट होगा उसमें कहीं पे हमें स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। वी कैन कंसिडर इट एज किडनी स्टोन भी बोल सकते हैं, सेम ट्रैक्ट होता है। तो शायद जो कि यूरेथ्रा वाला पार्ट होगा वहां पे स्टोन फॉर्मेशन भी हो सकता है। समझा दिशा? हाँ। ठीक है, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब हम मलों की वृद्धि के बारे में देख लेते हैं। कुक्षावादमान आटोपम गौरवम वेदनाम सुकृतम। अगर हमारे पुरुष की वृद्धि हो गई यानी कि जो सॉलिड वेस्ट होता है उसकी वृद्धि हो गई, तो हमारे कुक्षी में आदमान यानी कि हमारे जो इंग्वाइनल रीजन के ऊपर हमारा पेट होता है उसमें गैसियस डिस्टेंशन, आदमान यानी गैसियस डिस्टेंशन जैसे लक्षण दिखाई देंगे। उसके बाद आटोप यानी पेट में गुड़गुड़ाहट का साउंड आना, ये अक्सर सुनाई देता है काफी लोगों में। फिर गौरवम वेदनाम शकृतम, गौरव यानी गुरुता उत्पन्न होना, हमारा बॉडी में हमें हैवी हैवी फील होगा। और जब हम अपना फीकल मैटर पास करेंगे तो उसमें पीड़ा भी कई बार होती है। कॉन्स्टिपेशन के काफी सारे केसेस में लोगों को अपना स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम उससे एक बार इसको रिलेट कर सकते हैं वृद्ध पुरुष में।
उसके बाद आता है मूत्र वृद्धि लक्षण। मूत्रम तो बस्ती निस्तोदम कृते अपि कृत संज्ञताम। तो सबसे पहले ये होता है, अगर मूत्र की वृद्धि हो गई तो ये अपने यूरिनरी ब्लैडर में संचित होता रहेगा, संचित होता रहेगा। अगर एक जगह पे कोई चीज ज्यादा संचित होती है वहां पे तो हमारे ब्लैडर के पास इतना स्पेस तो होगा नहीं। अगर स्पेस कम है, ज्यादा मूत्र वृद्धि हो गई, तो वहां पे जो हमारे सेंसरी सेल्स होते हैं उनकी वजह से हमें पीड़ा, दर्द के लक्षण दिखाई देंगे, तो उससे हमें वहां पे वेदना होगी। और एक बार जब हमें हो जाती है तो कई बार हमें ऐसा ही फील होता है, जब हम यूरिन पास कर लेते हैं उसके बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं अभी कंप्लीटली नहीं हुआ, बट हो चुका रहता है। तो कृते अपि कृत संज्ञताम। तो कृते मतलब हमने मूत्र त्याग कर लिया उसके बाद भी अकृत संज्ञताम, ऐसा लगता है कि अभी हमने मूत्र विसर्जन किया ही नहीं। तो ये मूत्र वृद्धि के लक्षणों में आता है। उसके बाद हम स्वेद के लक्षणों में वृद्ध स्वेद के लक्षण देख लेते हैं। स्वेदो अति स्वेद दौर्गंध्य कंडुः। तो इसके स्वेदो अति स्वेद दुर्गंध कंडुः, सबसे पहले इसका पहला लक्षण यही होगा। स्वेद अगर बढ़ा है तो हमें एक्सेसिव पसीना, स्वेटिंग ज्यादा होगी। उसके बाद और जो स्वेटिंग होगी उसमें बहुत ज्यादा स्मेलिंग आएगी, उसका ऑर्डर बहुत गंदा सा आएगा, फाउल ऑर्डर जिसको हम कह सकते हैं। और तीसरा लक्षण होगा कंडू, यानी कि खुजली होना। तो ये बढ़े हुए स्वेद के लक्षण थे। इसके अगला श्लोक है, एवं च लक्षय दूषिकादीनपि मलान बाहुल्य गुरुतादिभिः। इन सब हमारे इन तीन मलों के अलावा हमारे और भी मल होते हैं, जैसे हमारे आइस के पास जो हमें श्लेष्मा जैसा कुछ मिलता है, म्यूकस जैसा, वो हमारे आइस का हो जाता है। फिर ईयर वैक्स हमें मिलता है। तो जो ये मल होते हैं अपने स्थानों पे जो संचित अगर होते रहे, तो जहाँ पे भी ये संचित होंगे, जैसे आइस पे अगर संचित हो गए, हमारे कान के अंदर संचित होते रहे, नाक के अंदर संचित होते रहे, तो वहां पे हैवीनेस फील करवाएंगे और वहां पे वो कुछ ना कुछ विकृति ही उत्पन्न करेंगे। इस श्लोक का यही मीनिंग है। दूषिकादीन अपि मलान बाहुल्य गुरुतादि भी। दूषिकादि मतलब इन सारे मलों के अलावा जो भी मल हमारे बॉडी में होते हैं, जैसा कि मैंने बताया नेत्र, हमारे नासिका और कर्ण, तो यहाँ पे जैसे ये मल बढ़ेंगे तो गुरुता, अगर बढ़ रहे हैं तो हमें हैवीनेस तो फील होना ही होना है। और अगर वहां पे बार बार वो देर तक संचित ही रहे तो टॉक्सिफिकेशन कॉज करेंगे। तो यहाँ तक तो सारे वृद्धि के लक्षण हमने पढ़ लिए, धातुओं के, दोषों के और मलों के। अब इसके आगे जो भी लक्षण हैं वो कम होने के लक्षण हैं। तो किसी को कोई डाउट नहीं, कंटिन्यू करते हैं हम आगे। लिंगम क्षीणे अनिले अंगस्य सादो अल्पम भाषित एहितम संज्ञा मोह तथा श्लेष्म वृद्धि युक्तामय संभवः। इसमें हमें वात वात क्षय के लक्षण बताए गए हैं। वात क्षय होने पर अंगों में शिथिलता आना, यानी कि हमारे जो अंग होंगे उनमें पतलापन आना शुरू हो जाएंगे, जैसे हमारे हाथ पांव या फिर बॉडी में पतलापन आने लगेगा। उसके बाद इसका वृद्धवात का क्या लक्षण था, प्रलाप, बहुत ज्यादा बोलना, तो ये लोग अब थोड़ा बोलेंगे। संज्ञा मोह, यानी कि संज्ञा सॉरी ज्ञान का नष्ट हो जाना, कोई चीज दिखाई, क्योंकि ये हमारे इंद्रिय, इसका नॉर्मल फंक्शन में हमने वात दोष के फंक्शन में देखा था कि ये इंद्रियों में चेष्टा उत्पन्न करता है, इंद्रियों का जो भी एक्साइटमेंट होता है यही करवाता है। अगर एक बार इसका क्षय हो गया तो हमें संज्ञा मोह यानी कि इंद्रियों का भी नाश होना ही होना है, तो हमें कोई भी चीज, किसी भी चीज का ज्ञान नहीं मिलेगा। उसके बाद जो भी वात क्षय के जो लक्षण हैं वो श्लेष्मा वृद्धि के लक्षण के एकदम समान है। तो अगर वात का क्षय हुआ तो कफ वृद्धि में हमने जितने भी लक्षण पढ़े थे, जैसे प्रसेकालस्य गौरवम श्वेतस्य सल्फांगत्वम, ये सारे लक्षण हमें वात के क्षय में दिखाई देंगे। उसके बाद हम देखते हैं, यदि पित्त पित्त दोष का क्षय हो गया तो उसके लक्षण, पित्ते मंदो अनलः शीतम प्रभाहानि ही। तो ये सबसे पहले अग्नि मंद हो जाएगी, क्योंकि ये तीक्ष्ण अग्नि का कारक होता है। अगर ये कम हो गया तो अग्नि का मंद होना तो निश्चित है। शरीर में शीतलता, पित्त दोष के गुणों में हमने पढ़ा है कि इसमें उष्ण गुण होता है, अगर ये कम हो गया तो शीतलता आ जाएगी इसके अंदर। और पित्त पित्त दोष जैसा हमने पढ़ा है कि ये व्यक्ति काफी सुकुमार होते हैं, तो प्रभा, इनका जो लश्कर होगा कम हो जाएगा। तो ये पित्त क्षय के लक्षण हैं। उसके बाद हम कफ के लक्षण देखते हैं। कफे भ्रमः श्लेष्मा शयानाम, श्लेष्मा अशया नाम शून्यत्वम हृद द्रवम द्रवः श्लथ संधिता।
अगर कफ क्षय हुआ तो हमें भ्रम यानी कि चक्कर आना, डिजीनेस जैसे लक्षण होंगे, अनकॉन्शियसनेस जैसे लक्षण। जहाँ भी कफ का आशय है, जैसा हम कहते हैं कि कफ का हमारे बॉडी में हमने 3 रीजन्स बांटे हुए हैं, जो कि हमारे पेट वाले रीजन में पित्त का आश्रय होता है, और पैरों में वात का आश्रय होता है, और पेट के जो ऊपर का पार्ट है, डायफ्राम के ऊपर का, वहां पे कफ का पार्ट होता है। तो कफ का जो पार्ट है, हमें वहां खालीपन लगता है चेस्ट रीजन में, वक्ष प्रदेश, उसमें शून्यता यानी कि एम्प्टीनेस फील होता है। फिर हृदय में द्रव का आना, यानी कि जो हमारा, हमें अपने हार्ट की पाल्पिटेशंस फील होने लगती हैं। जरा सा भी हम थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करें तो पाल्पिटेशन बहुत इजीली हमें फील होने लगती है। और नॉर्मल अगर कफ की वृद्धि हो गई तो भी हमें पाल्पिटेशन, वृद्धि नहीं सॉरी, क्षय, क्षय हुआ तो हमें पाल्पिटेशन फील होनी है। और संधियों में शिथिलता, यानी कि हमारी जो जॉइंट्स हो जाएंगे वो लूज होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि हमें छोटी मोटी अगर चोट लग गई तो भी हमें डिसलोकेशन हो जाएगा, लिगामेंट टेयर हो जाएगा, ऐसे हमें लक्षण दिखाई देंगे। तो ये तो हमारे दोषों के क्षय के लक्षण हो गए। इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को? इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं धातुओं के बारे में। रस्य रोक्षम श्रमा शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता, इसको हमने क्रिया में भी पढ़ रखा है। रसक क्षय होने पर शरीर में रुक्षता आ जाती है। श्रम, थोड़ा सा भी श्रम करने पर हमें थकान महसूस होने लगती है। शोष यानी कि हमें बॉडी में ड्राइनेस फील होने लगता है, शरीर में शुष्कता आ जाती है। फिर ग्लानि यानी कि हम डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं। और ऊंची आवाज या फिर थोड़ी सी भी आवाज हमें पसंद नहीं आती, सहन करने के लिए हम केपेबल नहीं होते उस समय। रक्त क्षय होने पर रक्ते अम्ल शिशिर प्रीति शीरा शैथिल्य रुक्षता, इसमें बताया गया कि यदि जब हमारा रक्त क्षय हो गया तो हमें किन चीजों के प्रति प्रीति यानी कि रुचि उत्पन्न होगी हमारे अंदर। अम्ल रस, ठंडे पदार्थ यानी कि शिशिर पदार्थों में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। शिराओं में शिथिलता और रुक्षता, यानी कि हमारी जो वेन्स होंगी उनमें पतलापन, उसकी उनके लूमेन में कॉन्स्ट्रिक्शन जैसा हो जाएगा, और उनमें ड्राइनेस बढ़ जाएगी। ड्राइनेस बढ़ गई तो वो अपने शायद इलास्टिसिटी ज्यादा अच्छी तरह से ना कर पाए, तो वासो डायलेशन और वासो कॉन्स्ट्रिक्शन जैसे चीजें विकृत हो जाती होंगी। उसके बाद हम मांस क्षय के लक्षणों पे आते हैं। मांस अक्ष ग्लानि गंड स्फिक शुष्कता संधि वेदना। मांस क्षय के लक्षणों में इसमें इंद्रियों में ग्लानि, यानी कि इंद्रियों में हम सारी इंद्रियां हम कंसीडर करते हैं, और इंद्रियां एक बार हमारी काम ना करे तो हमें डिप्रेस फील होगा। फिर गंड यानी कि हमारा चीक रीजन, और स्पिक यानी कि हमारा हिप रीजन, इनमें शुष्कता यानी कि ड्राइनेस फील होती है। और हमारे जॉइंट्स में वेदना यानी कि पेन होता है अगर मांस क्षय हुआ तो ये सारे मांस क्षय के लक्षण हैं। अब हम मेद की ओर आते हैं। मेदसी स्वप्नम कट्याहा प्लीनो वृद्धि वृद्धि कृशांगता। तो मेद अगर क्षय हुआ तो हमारे वेस्ट रीजन में संज्ञा का नाश हो जाएगा, यानी कि हमारे वेस्ट रीजन में हमें कोई भी सेंसेशन फील नहीं होगा। उसके बाद प्लीहो वृद्धि, यानी कि अगेन इट इज प्लीनोमिगैली। और अंगों में कृशता, यानी कि हमारे बॉडी में जो भी अंग हैं उनमें हमें लीन थीन बॉडी फील होने लगेगी हमारी। अब हम आते हैं अस्थि अस्थि क्षय के ऊपर। अस्थि अस्थि अस्थितोदः शदनम दंतकेश नखादिषु। अस्थि क्षय के लक्षणों में अस्थियों में वेदना होगी हमें। फिर दंत, केश और नख, इन तीनों का गिरना स्टार्ट हो जाएगा, शदनम जिसे कहा गया है इसमें। ये सारे के सारे हमारे अस्थि के उपधातु भी होते हैं। उसके बाद हम मज्जा धातु के ऊपर आते हैं। मज्जा धातु के क्षय के लक्षणों में अस्ना मज्जनी सौशीर्यम भ्रमस्तिमीर दर्शनम, भ्रम अतिमीर दर्शनम। तो मज्जा क्षय के लक्षणों में कुछ इस प्रकार है। अस्थियों, क्योंकि ये अस्थियों को पूर्ण यानी कि अस्थियों को भरने का कार्य करता है। अगर मज्जा क्षय हो गया तो हमें अस्थियों में खोखलापन यानी कि सौशीर्य, तो अस्थियों में हमें खोखलापन दिखाई देगा। भ्रम यानी कि डेल्यूजन, और अनकॉन्शियसनेस, इसे हमने कहा था, ये भी फील होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो कि था भ्रम तिमिर दर्शनम, तिमिर यानी कि अंधेरा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा। तो ये लक्षण हमें कुछ दिखाई देंगे अगर मज्जा क्षय हुआ तो। उसके बाद हम आते हैं हम शुक्र क्षय के ऊपर। शुक्रे चिरात प्रसी चेक शुक्रम शोणित में वा तोदो अत्यर्थम वृषण यो मेढ्रम धूमायतीव च। तो शुक्र क्षय के लक्षण में शुक्र का देर से क्षरण होना, यानी कि जो भी हमारा इजैकुलेशन होता है वो काफी देर से होगा।
या फिर जो जब इजैकुलेट होगा हमारा शुक्र, उस समय पे उसमें रक्त का आना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। फिर हमारे टेस्टिकल्स में दर्द होना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। और तीसरा जो लक्षण है वो पेनिस में या फिर हमारे यूरिनरी ट्रैक में, यूरेथ्रा की बात कर लेते हैं हम, उसमें दाह यानी कि अग्नि जलन जैसा फील होना। हाँ, ये कॉमनली हमारे बारिश में मोस्ट ऑफ द लोगों को यूरिनरी ट्रैक इन्फॉर्मेशन की इन्फेक्शन की वजह से भी ये फील होता है, यूरेथ्रा में जलन होना ड्यूरिंग यूरिनेशन। तो यहाँ तक हमने धातुओं के क्षय के लक्षण देख लिए। इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, हम आगे मल क्षय को कंसिडर तुमने रस कंटिन्यू कर। धातु के जो ये बताए रस क्षय होने पर, उसमें शोष का हाँ, मीनिंग तुमने रुक्षता या क्या बोला था? शोष का मीनिंग शुष्कता, शुष्कता यानी ड्राइनेस। शुष्कता यानी ड्राइनेस नहीं होता है? तो दिशा क्लियर है आगे की? आगे कंटिन्यू करूँ मुझे, क्योंकि इसके अलावा कोई मीनिंग इसकी पता नहीं है। छोड़ो, कंटिन्यू करो। हम्म तो हम पुरुष मल क्षय के ऊपर आते हैं। पुरुषे वायुतंत्राणि सशब्दो वेष्टयन्निव उक्षौ भ्रमति याति ऊर्ध्वं हृत पार्श्वे पीडयम् वृषम। अगर हमारे शरीर में पूरी पूरी क्षय हुआ, तो इसमें वायु शब्द वायु यानी कि जो हमारे बॉडी में जो वॉइड होता है, खालीपन, हमें खाली खाली लगेगा पूरे बॉडी में। और इंटेस्टाइन में ऐंठन जैसा फील होने लगेगा। और ऐसा है कि हमारे पूरे पेट में वायु ट्रेवल कर रहा है, यानी कि जो गुड़गुड़ाहट वाली आवाजें आती है वो सारी आएंगी। और वो हमारे हृदय और पार्श्व यानी कि चेस्ट रीजन के आसपास के सारी दीवारों को ऐसा लगेगा कि दबाती हुई ऊपर जा रही हैं। तो ये सिम्टम्स हमें फील होंगे। मूत्रे अल्पम मूत्रयेत कृच्छ्राणि द्विवर्णम शास्त्रमेव वा। मूत्र क्षय के लक्षण में कुछ ये बताया गया है कि मूत्र थोड़ी मात्रा में आएगा, यानी कि मूत्र जैसे ऑलमोस्ट एक मूत्र त्याग में हम ऑलमोस्ट 100 से 150 ml 200 ml करते हैं, तो उसकी क्वांटिटी शायद कम हो जाएगी। फिर काफी बार कठिनता से होगा, यानी कि जैसे हमने उसके वृद्धि में पढ़ा था, वैसे मूत्र त्याग करने में कठिनता हमें आ सकती है। फिर उसका जो वर्ण होगा, जो कि हल्का पेल येलो कलर का होता है हमारा यूरिन, तो वो भी कलर बदला हुआ हो सकता है। रक्तस्राव हो सकता है, जैसे हमने हीमेट्यूरिया पढ़ रखा है। तो ऐसे सारे कुछ लक्षण दिखाई सकते हैं। शास्त्र में हुआ स अश्रु, यानी कि अश्रु हमने रक्त का पर्यायी नाम पढ़ रखा है। उसके बाद हम स्वेद के ऊपर आते हैं। स्वेदे रोमच्युति ही स्तब्ध रोमता स्फुटनम त्वचः। स्वेद क्षय के कारण हमारे रोमों का गिरना, यानी कि जो हमारे रोए होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उनमें स्तब्धता यानी कि कड़ापन आ जाएगा। और स्फुटति यानी कि हमारी त्वचा फटने लगेगी, जैसे हम अपने हील्स पे देखते हैं क्रैक हील्स हो जाती है, हमारे होंठ फटने लगते हैं। तो ये स्वेद क्षय के कारण होता है। अब इसके बाद जो हमने और अलग मल पर रखे हैं उनके बारे में दिया गया है। मला नाम अति सूक्ष्म नाम दुर्लक्ष्यम लक्षयेत क्षयम स्वमलायन संशोषते संशोतो संशोषतो दशून्य संशोषतोद शून्यत लाघवैहि। तो इसके बारे में हम इसमें हमें नेत्र घ्राण और कर्ण इन सबके मलों के बारे में बताया गया है। तो घ्राण आदि मल क्षय के कारण हमारे नासिका नेत्र कर्ण आदि में जो सूक्ष्म मल होते हैं, जो कि कठिनाई से देखे जा सकते। वैसे हमारा ईयर वैक्स जो होता है जब बढ़ता है तो हम हमें बाहर से दिखाई देता है। बट जब क्षय हो जाएगा तो ये तो हमें वैसे ही नहीं दिखाई देंगे। जबकि इन सब रीजन्स के जो मल होते हैं वो हमें इजिली दिखाई देते हैं। जैसे हमारे नाक में से जो भी मटेरियल बाहर आता है, और कान का जो वैक्स होता है
इन सब चीजों को हम देख लेते हैं। अगर इनका क्षय हुआ तो ये हमें इजीली फिर दिखाई नहीं देंगे। और इनके ना होने से हमारे इन अंगों में शुष्कता यानी कि ड्राइनेस आ जाएगी। और तोद तोद यानी कि हमें फिर वहां वहां अगर हमारे कान में, जैसे कान में अक्सर काफी लोगों को दर्द होने लगता है, अगर ये ईयरवैक्स का क्षय हो गया कर्ण के मल का, तो वहां पर वेदना उसे फील होगी। शून्यता यानी कि एम्प्टीनेस भी फील होगा। और अगर जब वहां पे मल ही नहीं है तो लघुता यानी कि लाइटनेस भी फील होना कंपलसरी है। तो ये था कुछ इस प्रकार, हमने मलों के, धातुओं के और दोषों के तीनों के क्षय के लक्षण देख लिए। इसके आगे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के लेक्चर में किसी को डाउट है? सो थैंक यू इतना सुनने के लिए। सब कुछ समझा इस लेक्चर में। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया शुभम। आई गेस सबके डाउट्स क्लियर ही थे, इतना स्मूथली लेक्चर गया था। थैंक यू। ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे। आगे का पार्ट 23 श्लोक हुए हैं, उसके आगे का मैं